अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। आराधना, प्लीज थोड़ा रिलैक्स करो। ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, आई एम रियली सॉरी कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो होना नहीं चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। और ये हरकत उस इंसान ने की है जो हमारे घर का अनफॉर्चुनेटली सदस्य है। लेकिन अब वो यहाँ नहीं है तो तुम घबराओ मत प्लीज। एक काम करो ना, तुम यहाँ बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ नीचे जमीन पर या गेस्ट रूम में सो जाता हूँ, ठीक है? नहीं साहब जी, मुझे पलंग पर सोने की आदत नहीं है, तो मैं नीचे ही ठीक हूँ। बैठो बैठो। आप रहने दीजिए, मैं लगा मैं लेती कर रहा हूँ ना, रिलैक्स। सुख प्रेम माझे देते तुलारे, घेऊन जातो सर्वस्व माझे, जग सोयरे आणि माझी भूमी रे, जागेऊनी मेघ आठवांचे, तू चालशील वाट जीवनाची। अच्छी तरह जानता हूं दीदी कि प्रशांत किस हद तक गिर सकता है, लेकिन आज तो उसने लिमिट क्रॉस कर दी। और कहां, हमारे घर में सबके बीच ऐसी हरकत की उसने। और क्यों कर रहा है? मतलब नफरत में इतना पागल हो गया है वो? बीवी हूं मैं उसकी। प्रशांत का असली चेहरा मैं अच्छी तरह से जानती हूँ माधव। उसकी नजरें तो पहले से ही गंदी रही है, लेकिन आज आराधना के साथ उसने जो कुछ भी किया, उस बात को मानना मेरे लिए आसान नहीं है। तभी उसे आपको तलाक दे देना चाहिए था। एक बार में ही ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए था, ताकि दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होती इस घर में लौट के आने की। फिर एक बात पूछूं आपसे मैं दीदी, आपने कभी उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखा, लेकिन पूरी तरह कभी ये रिश्ता तोड़ा भी नहीं, क्यों? कैसे तोड़ देती? तो बच्चे हैं हमारे, और इस रिश्ते का सच क्या है ये तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो माधव। ये रिश्ते टूट गए ना तो बहुत से राज खुल जाएंगे, जिसका बोझ मैं, मेरा बेटा आर्यन और शिवानी कभी नहीं उठा पाएंगे। इसलिए कभी कभी अपने बच्चों की भलाई के लिए, उनके हित के लिए माँ बाप को कुछ फैसले लेने पड़ते हैं, फिर चाहे उसकी टीस जिंदगी भर हमें उठाना क्यों ना पड़े। शादी की उम्र हो गई है शिवानी की। प्रशांत और मेरे अतीत के काले बादलों में शिवानी का भविष्य खो जाए, ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। इसलिए जो पढ़ने बंद है उसे बंद रहने दो, नाम के लिए ही सही, लेकिन इन रिश्तों को यूं ही रहने दो, यूं ही रहने दो माधव। संभालिए खुद को। यही सोचकर तो मैं चुप हो गया था, खुद को रोक दिया था मैंने दीदी, वरना आज मैं प्रशांत का वो हाल करता कि उसे जिंदगी भर याद रहता। लेकिन मुझे इस बात का डर है दीदी, अगर आर्यन प्रशांत के रास्ते पे चलने लग गया तो। नहीं,
आर्यन पर मुझे भरोसा है। उसे लेकर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। उसकी माँ, मैं उसे रोकूंगी। शायद आज उसके पिता की इस हालत को देखकर उसके अंदर जो बेटे का प्यार है वो जग गया होगा, वरना वो तुम्हारे और प्रशांत के बीच कभी नहीं आता, कभी भी नहीं। आर्यन की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। तुम आर्यन को गलत मत समझना मदर। वो आज भी प्रशांत से ज्यादा तुम्हारा बेटा है। मैं संभालूंगी उसे। माधव आर्यन को गलत नहीं समझ सकता, मुझे कुछ करना होगा। मैं भी चाहता हूं आर्यन को संभालें, प्रशांत की संगत से दूर रखिए। आज तो मैंने खुद को रोक लिया दीदी, लेकिन आगे मैं खुद को रोक पाऊंगा इसकी गारंटी नहीं ले सकता मैं। वो बच्चा नहीं है, सही गलत का फर्क पता है उसे। अगर नहीं पता है तो उसे पता होना चाहिए। आज मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी करने वाले की ढाल बनकर खड़ा था वो। अगर आज आर्यन बीच में नहीं आता ना, तो मैं प्रशांत का वो हाल करता, जिंदगी भर उसे याद रहता। आज वो जरूर जेल की हवा खा रहा होता। मेरी पत्नी के साथ जो गलत हरकत उसने की है, उसकी उसे ऐसी सजा दिलवाता कि वो जिंदगी भर याद रखता। आज के बाद उसने मेरी पत्नी को या किसी भी औरत को गलत नजर से देखा तो मैं जरूर उसे जान से मार दूंगा। साहब जी ने आज सबके सामने मेरा साथ दिया, मेरे लिए सबसे लड़ लिए। अब मैं उनके सामने सब सच लेकर आऊंगी और वो मेरी बात मान लेंगे। लेकिन आज मैं उस मास्क वाले से तो मिल ही नहीं पाई। कौन था वो और देविका जी को कैसे जानता है? तुम आराधना को अपनी पत्नी मानते हो? अगर इस काली रात में एक बुरी चीज हुई है तो एक अच्छी बात भी हुई। जिस सच तक आराधना नहीं पहुंच पाई वो मेरे हाथ लग गया। आ गई आप। कैसा लगा मेरा मास्क देविका जी? आपको एक और मास्क बनवाना है? आप कौन है? आप देविका जी तो नहीं है? मैं इस घर की मालकिन हूँ। देविका मेरी एक रिश्तेदार है, उन्होंने ही आपका कांटेक्ट दिया है मुझे। आप मास्क बनाते हैं? जी। आपने देविका के लिए कोई मास्क बनाया है? जी, मेरा नाम MM है। मैं ड्रीम्स ऑफ मास्क कंपनी का ओनर हूँ। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मैं मास्क बनाता हूँ। मेरे मास्क इतने अच्छे हैं कि अगर कोई उन्हें पहन ले तो आप असली और नकली इंसान में फर्क नहीं कर पाएंगे। तो बहुत अच्छी बात। तो एक मास्क मैं आपसे बनवा लेती हूँ। वैसे देविका के लिए किसका मास्क बनाया था आपने? उन्होंने कोई फोटो दी थी मुझे, शायद कोई प्ले के लिए उनको मास्क बनवाना था। इसका मास्क बनाया था उन्होंने? हाँ, और इसके लिए उन्होंने मुझे डबल पैसे भी दिए थे। ओके, ये मेरा काम। जी। अब आएगी देविका हमारी मुट्ठी में। मेरा प्लान इतना परफेक्ट चल रहा था। एमडी मेरे इतने क्लोज थे, हम इतने अच्छे से डांस कर रहे थे, पर तुमने आके ना मेरा पूरा बर्थडे खराब कर दिया। ना तुम वहां आते, ना तुम ये इतना हंगामा करते, और एमडी के पीछे क्यों पड़े हो? तुम छेड़ते रहते हो उन्हें। अगर तुम वहां नहीं आते ना तो तुम पे झूठा इल्जाम भी नहीं लगता। झूठा नहीं था वो,
सच्चा इल्जाम था। हाँ, आराधना सही कह रही थी, वो मैं ही था। इनफैक्ट जब तुम सब डांस कर रहे थे तो अंधेरे का फायदा उठाकर घर में मैं ही आया था। अब मेरा प्लान इतना फूल प्रूफ था कि सीधे हाथ से किया हुआ गलत काम उल्टे हाथ को भी नहीं पता चलना था। इनफैक्ट वहां आने से पहले मैंने अपने हाथ का निशान भी मिटा दिया था। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मैं ऐसे पकड़ा जाऊंगा। वो आराधना देखने में ही 5वीं पास जाहिल गंवार लगती है बहुत तेज। उसने मेरी परफ्यूम से मुझे पहचान लिया। लेकिन तुमने ये सब किया क्यों? क्यों? क्योंकि जब तुम माधव के प्यार में पागल होकर अपना मकसद भूल सकती हो, अपनी मन मर्जी कर सकती हो, तो मैं क्यों नहीं भाई? रियली। और वैसे भी उस माधव से भी तो मुझे बदला लेना है। उसने अपनी छत के नीचे सबके सामने मुझे जलील किया था। इसलिए मैं उससे बदला लेने के लिए उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता था। इसलिए तुम्हारे जरिए मैं उससे अपना बदला लेना चाहता था। लेकिन तुम तो मेरा काम कर ही नहीं रही थी। इसलिए सीधा मैंने उसकी बीवी पे हमला किया। उसके सामने, उसकी छत के नीचे मैंने उसकी बीवी पर हाथ डाला और वो कुछ नहीं कर सका। एक मर्द के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि उसकी बीवी को कोई छेड़े और वो कुछ ना कर सके। और वैसे भी देविका जी, भाभी जी है ही इतनी सुंदर कि उन्हें देखते ही मेरा दिल उन पर आ गया। तो मुझे अपने अरमान भी तो पूरे करने थे। छी, डिस्गस्टिंग। इन दोनों का रिश्ता क्या है मुझे समझ ही नहीं आता है। उस आराधना को थोड़ा सा दर्द क्या हो गया? एमडी अपनी पूरी नफरत, अपना पूरा गुस्सा भूल ही गए। तुम्हारे इस पागलपन ने ना मेरे इतने हफ्ते की मेहनत पर पानी फेर दिया है। यही है वो आदमी साहब जी। ये तो वही खुशबू है। नहीं, ये वही है। ये वही खुशबू है। आराधना, आराधना, तुम ठीक हो? यार मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं। गलती मेरी है। यू नो व्हाट, मैं तुम्हारे सामने ना परफ्यूम नहीं लगाऊंगा। ले लो। बल्कि मैं ना आज के बाद परफ्यूम ही नहीं लगाऊंगा। मुझे ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि उस हादसे को भूलने में तुम्हें थोड़ा और वक्त लगेगा। इतनी आसानी से नहीं भूल पाओगे तुम। ये सारे परफ्यूम आउट कर देता हूं। नहीं, आप मेरी वजह से इसे लगाना क्यों बंद करें? लगा लीजिए आप। क्यों, मुझसे बदबू आती है क्या? नहीं, आपसे तो ऐसे भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। नहीं, मेरा मतलब ये था कि आपको इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी आपकी मर्जी। आपको लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है मत लगाइए। जो करना है आपको आप कीजिए। मैं अपनी मर्जी का ही सब कुछ करता हूँ। थैंक यू बताने के लिए।
प्रशांत की स्टूपिड ईगो की वजह से मैं एमडी को दोबारा खो रही हूँ, और इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आपने देविका के लिए कोई मास्क बनाया है? हाँ, और इसके लिए उन्होंने मुझे डबल पैसे भी दिए थे। उन्होंने अपने आदमियों से मुझे अगवा करवाया था। वो खुद गाड़ी चला रही थी और उन्होंने मुझे भी बांध कर रखा था। मुझे मारने तक की धमकियां दे रही थी वो। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाती या कुछ भी समझ पाती, वो बाहर से कूद गई। देविका ने इतना खतरनाक प्लान बनाया है, पर क्यों? सबको अपनी उंगली पर लपेट लिया है इसने, प्रशांत को भी। हमारा पति ऐसा इसकी बातों में आया कि उसने हमें भी कुछ नहीं बताया। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें देविका। इस मौसम में ना सब्जी, नींबू ये सब अच्छे मिलते हैं, इसलिए वो नींबू का अचार भी अच्छा बन जाता है। आराधना, क्या कर रही हो? आराम क्यों नहीं कर रही? नहीं, वो मैं ऐसे खाली बैठी रहूंगी ना तो मेरे मन में बुरे ख्याल आते रहेंगे। इसलिए मुझे लगा कि अगर कुछ काम करूंगी तो मेरा मन लगा रहेगा। काम के साथ साथ थोड़ा आराम भी कर लिया करो, ठीक है? माधव, तुम ऑफिस जा रहे हो क्या? जी हाँ दीदी, ऑफिस जा रहा हूं। क्यों? तुम ऑफिस क्यों जा रहे हो? तुम यही रहो। तुम्हारी बीवी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त आराधना को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि इस हादसे से वो अभी तक नहीं उभर पाई है। और ऐसे में पति का साथ ही पत्नी को सुरक्षित महसूस करवा पाता है। क्यों देविका? मैं बिल्कुल सही कह रही हूं ना? मतलब इस वक्त माधव को आराधना के साथ रहना चाहिए। अब इतना बड़ा हादसा हुआ है हमारे घर में, बहुत बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं हम। आराधना दीदी, सारे नींबू और पापड़ सूखने के लिए रख दिए हैं, ये सब सूख जाएंगे। अब आप अंदर चलिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। चलिए। माँ, आप ये क्या कह रहे हो? आप जानती हो वो आराधना कितनी बड़ी झूठी है। क्या प्रूफ है उसके पास कि वो सच कह रही थी? आप ऐसे उसे कैसे सपोर्ट कर सकते हो? उसकी वजह से कल पापा की इतनी बेइज्जती हुई थी। हम इस लड़के के लिए कुछ भी करें, ये उसे बिगाड़ कर ही रहता है। आर्यन, जिन बातों की समझ ना होना, उन बातों में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम इतने बड़े नहीं हुए हो, कुछ चीज अपनी माँ को भी संभालने दो। साहब जी, वो पता नहीं गलती से। What the hell, आराधना? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? देखो एमडी, गॉड, तुमने एमडी की पूरी गर्दन जला दी है। दरअसल मैं परेशान। अरे परेशान थी तो क्या कुछ भी कर लोगी? अपनी लापरवाही की वजह से तुम किसी को भी चोट दे सकती हो। अगर एमडी को कुछ हो जाता तो? I'm fine. समझती क्या हो तुम अपने आप को? It's okay. No, MD, it's not okay. कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? हाँ, तुम्हें किसी की भी परवाह नहीं है? देखो एमडी का हाल कितना बुरा है, उन्हें कितना दर्द हो रहा होगा। अरे चंदा, देख क्या रही हो? दवाई लेके आओ ना। चंदा, रिलैक्स। No, I'm MD. fine. अरे कुछ नहीं है, होता है, गलती हो गई होगी। It's okay.
सीरियसली तुम ना किसी काम की नहीं हो। एक चाय का कप भी तुमसे संभला नहीं जाता है। पता नहीं तुम यहाँ पे हो ही क्यों। तुम्हें ना अब तक इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए था, सच में। देविका, आई एम टोटली फाइन। तुम क्या? चंदा, कहाँ हो तुम? अब तक दवाई नहीं लाई। देविका क्या हो गया तुम्हें? रिलैक्स, आई एम फाइन। एक छोटा सा एक्सीडेंट है, इतनी बड़ी बात थोड़ी है। इतनी बात का बतंगड़ बना रही हो तुम। उसकी हालत देखो जरा। देविका, अचानक तुम्हें हो क्या गया? तुम आराधना के साथ हमेशा अच्छे से पेश आती हो। तुम्हारी बहन को मारने का इल्जाम भी आराधना पे लगा है, लेकिन तुमने उसकी भी परवाह नहीं की। लेकिन आज माधव को इतनी सी चोट लगी है और तुम आराधना पर गुस्सा करने लगी। आई एम रियली सॉरी। वो क्या है ना कि जब से आराधना की वजह से विनायक की जान को खतरा हुआ है, तब से ना मुझे इस लड़की से डर लगने लगा है, सच में। इसकी लापरवाही की वजह से ये कुछ और ना कर दे, इसलिए मैं हमेशा टेंशन में रहती हूँ। आई एम रियली सॉरी, पर आप एटलीस्ट दवाई तो लगा लो ना। एमडी प्लीज। देविका, आई एम फाइन। रिलैक्स। कितनी बार रिलैक्स बनना पड़ेगा? मुझे लगता है दवाई की तुम्हें जरूरत है। ठीक है, मैं लगा लूंगा, डोंट वरी। तुम बैठो। कम सिट, इट्स ओके, इट्स फाइन। मैं ठीक हूं, आई एम ओके। विनायक की दूध की बोतल कहाँ रख दी मैंने? आराधना, तुम्हारी वजह से मेरे एमडी चले थे। अब वही दर्द मैं तुम्हें दूंगी। हे भगवान, चंदा दीदी ये कैसे हो गया? ये पति ने कैसे गरम किया? चंदा दीदी दवाई का डब्बा कहाँ रखा? मैंने तो ठंडा दूध रखा था बाहर, से गरम किसने किया? बहुत जल रहा था। लेकिन दवाई का डब्बा कहाँ है, बताइए ना। आजकल ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा आराधना? कर क्या रही हो तुम? पहले बच्चे के रूम में तुमने पटाखे रख दिए, फिर एमडी को जला दिया, और अब चंदा को भी जला दिया तुमने। चाहती क्या हो तुम? दूध रख के भूल गई ना तुम? हाँ, क्यों हम सबके पीछे पड़ी हो? लापरवाही तुम्हारी होती है, राइट? तो चोट भी तुम्हें लगनी चाहिए, पर नहीं। इस घर में ना सबको चोट लग रही है तुम्हारे अलावा।
मेरा ये मतलब है कि किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए, तुम्हें भी नहीं आराधना। तुम्हें ना ऐसी लापरवाही करनी ही नहीं चाहिए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? देखो, अगर तुमसे कंट्रोल नहीं होता है ना तो तुम जाके अपने रूम में बैठ जाओ, दरवाजा बंद करके। पर प्लीज हम सबको बख्श दो आराधना। तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से ना इस घर में किसी का बड़ा नुकसान हो जाएगा, मैं कह रही हूँ। जिस तरीके से आज देविका जी ने मुझसे बात की है वो देखकर तो मुझे ऐसा ही लगता है कि दूध उन्होंने ही गर्म करने रखा था। और कोई पत्थर दिल इंसान ही ऐसा हो सकता है जो किसी को इस तरह तकलीफ में देखकर मुस्कुराए। अब तक के तो सिर्फ मुझे ऐसा लगता था कि वो सिर्फ साहब जी को पसंद करती हैं, लेकिन अब लगता है कि उनका प्यार पागलपन की हद तक है और अपने इस जुनून में आकर वो किसी के साथ कुछ भी कर सकती हैं। आज अगर उन्होंने चंदा दीदी को नुकसान पहुंचाया तो क्या पूजा वाले दिन भी उन्होंने जानबूझकर विनायक को? नहीं, मुझे हर हाल में साहब जी और विनायक को इनसे बचाना ही होगा। लेकिन जब तक मैं पूरे सच का पता ना लगा लूं, जब तक मुझे इनके खिलाफ सबूत ना मिल जाए, मैं इन्हें कुछ भी जाहिर नहीं होने दे सकती। इससे पहले कि देविका जी को शक हो, मैं ये कार्ड संदूक में जाकर रख देती हूँ। ये मास्क मेकर का कार्ड आराधना के हाथ में, इसका मतलब उसे मेरा सारा सच पता है। अगर उसे मेरा सच पता चल गया और उसे मेरे खिलाफ सबूत मिल गया तो मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा। मुझे जानना होगा कि उसे क्या पता है। अपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? उस दिन की तरह मुझे घर बुला लिया होता, मैं आ जाता। मैंने क्यों बुलाया आपको? कल फोन किया तो था आपने। मैंने फोन किया था? आपने मेरी आवाज सुनी थी क्या? हाँ, थोड़ी बहुत। आपने कहा था कि घर आ जाओ, मिलना है, तो मैं आ गया था मिलने, पर आप नहीं मिली थी। हाँ, वो मैं बिजी थी, पर आप किसी से मिले थे क्या? हाँ, मिला था मैं। ओह गॉड, कहीं आराधना ने तो इसे मेरा नाम लेकर नहीं बुलाया था? आप इनसे मिले थे क्या? नहीं, इनसे नहीं मिला था। इससे नहीं मिला तो किससे मिला ये? इनसे मिले थे क्या? इनसे ही मिला था। और ये कह रही थी कि ये आपकी रिश्तेदार भी है। और आप दोनों के बीच कुछ बात हुई थी क्या? कुछ खास नहीं, बस मैंने उन्हें बताया कि मैंने आपके लिए मास्क बनाया था। इसका मतलब आराधना को मुझ पर शक था। उसने इसे बुलाया, लेकिन इससे मिली मेनका दीदी। वो जानती है कि मैं दामिनी बनकर घर आई थी। जस्ट एक्सक्यूज मी। अब क्या चाहिए इसे? हेलो हेलो प्रशांत, मुझे तुमसे अभी मिलना है। तुम्हारी बीवी को पता चल गया है कि मैं ही वो बहरूपिया थी जो दामिनी बन के उस घर में आई थी। देविका, देवी, वैसे हद है ना तुम्हारी। या ऐसे हड़बड़ाहट में मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? हाँ, क्या पता चल गया मेनका को? यही ना कि तुमने दामिनी का मास्क बनवाया। पता चल गया तो क्या फर्क पड़ गया? सच बाहर आया तो? अरे कोई सच बाहर नहीं आ रहा है। उस मास्क मेकर से क्या ही पता चल गया होगा उसे? अरे ऐसे बहुत लोग मास्क बनवाते हैं। कह देना तुम वो मकर संक्रांति पे घर वालों के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही हो। दामिनी की याद में बस तुम एक प्ले करने वाली हो।
अरे उसे थोड़ी ना पता है कि तुम दामिनी बनकर घर पर गई थी उसका मास्क पहनकर। उसके पास कोई सबूत है इस बात का? उसे दूर दूर तक अंदाजा नहीं है कि दामिनी कभी घर पर वापस आई ही नहीं थी। उसकी जगह तुम दामिनी बनकर घर पर गई थी। उसे इस बात का दूर दूर तक अंदाजा नहीं है कि दामिनी का कभी दोबारा मर्डर हुआ ही नहीं। इनफैक्ट हम दोनों ने उसके मर्डर की नकली प्लानिंग की थी। और वो उस दिन जो खाई में गिरी थी वो दामिनी नहीं तुम थी, और मैंने हार्नेस की मदद से तुम्हें बचा लिया था और तुम्हारी जगह एक लावारिस लाश को घर पर भेज दिया था। उसे कैसे पता चलेगा कि ये मेरा और तुम्हारा प्लान था और तुम उस प्लान की मदद से माधव की जिंदगी में अपनी जगह बनाना चाहती थी और मैं अपना एक मकसद पूरा करना चाहता था। उसे अंदाजा भी नहीं है कि हम लोगों का प्लान क्या था और आगे हम लोग क्या प्लान करने वाले हैं। प्लीज थोड़ा रिलैक्स करो और मुझे भी बख्शो। फालतू में ऐसे बुला के मेरा टाइम मत वेस्ट करना अगली बार। वाह हस्बैंड जी वाह, आज तुम्हारे और देविका की सारी सच्चाई हम जान गए हैं। तुम्हें क्या लगता है प्रशांत, किसी बाहर वाले के साथ हाथ मिलाकर तुम प्लान करोगे और तुम्हारी पत्नी मेनका को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा? खासकर अगर वो बाहर वाला हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहता हो। मांस के साथ जो खेल तुमने खेला है ना देविका, आज उसी खेल में तुम फंस गई हो। तुम्हारा ही मास्क बनवाकर प्रशांत के मुंह से हमने सारा सच उगलवा लिया है। अब तुम देखती जाओ देविका, हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं, क्या खेल खेलते हैं हम तुम्हारे साथ, बस देखती जाओ। क्या हो गया है? प्रशांत सुबह से फोन नहीं उठा रहा है, कल मिलने भी नहीं आया। कुछ तो चल रहा है, पता नहीं मेनका भी अब क्या करने वाली है। विनायक, आ जाओ यहाँ पर। और रही आराधना पे यकीन करने की बात, जो कुछ ये कह रही है वो झूठ नहीं है। हाउ डेयर यू आराधना, तुमने विनायक को हाथ कैसे लगाया? विनायक तुम्हारा बेटा नहीं है। भूल गई तुम्हें एमडी ने क्या बोला था? तुम सिर्फ विनायक की केयर टेकर हो। तुम्हारा काम है उसे खुश रखना, इसे हाथ लगाना नहीं। किस हद से तुमने उसे हाथ में ले लिया? मैंने वो हक दिया है उसे। और मेरे कहने पे ही आराधना ने विनायक को गोद में लिया। लेकिन क्यों एमडी? आपने विनायक को आराधना को क्यों दिया? अगर अपनी लापरवाही से इसने फिर से इसके साथ कुछ कर दिया तो तुम कहना चाहती हो जो फैसला मैंने लिया वो गलत है? और एक औरत होके तुम्हें इतना भी अंदाजा नहीं है कि उस पर क्या गुजर रही होगी? अब विनायक को गोद में लेकर
उसे खुशी सुकून मिलता है तो उसमें हर्ज क्या है, गलत क्या है इसमें? लेकिन एमडी, बस देविका, और बहस नहीं चाहिए मुझे। ठीक है एमडी, मत कीजिए बहस। सोचिए आराधना के बारे में, सौंप दीजिए विनायक को आराधना के पास, क्योंकि उसे जरूरत है ना। लेकिन विनायक का क्या, उसकी सलामती का क्या, वो जरूरी नहीं है आपके लिए? भले ही आपको इस वक्त विनायक से ज्यादा आराधना की फिक्र है, लेकिन मुझे ना सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा विनायक की परवाह है, क्योंकि वो मेरी बहन का बेटा है। वो मेरा भी बेटा है देविका। तो फिर आराधना की इस हालत में आपने उसे कैसे सौंप दिया? वो अभी फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हर वे में कमजोर है, खुद को नहीं संभाल सकती है, वो विनायक को क्या संभालेगी? देविका जी, एक औरत हालातों के आगे कमजोर पड़ सकती है, लेकिन एक मां नहीं। एक मां हर हाल में मां ही रहती है, और अपने बच्चे को जन्म देते समय एक मां जिस दर्द से गुजरती है ना, उससे बड़ा दर्द, उससे बड़ी तकलीफ और कोई नहीं हो सकती। वो कमजोर फिर भी पड़ जाती है, लेकिन एक शक्ति होती है उसमें, जो सिर्फ अपने बच्चे के लिए कितनी भी बड़ी मुसीबत या किसी भी बड़ी तकलीफ को पार कर जाती है। माँ बनने के सफर में, अपने बच्चे को पालने के सफर में एक औरत को जितनी मदद की जाए ना, उतनी कम होती है। लेकिन फिर मैंने तो ये दोनों भी काम अकेले किए हैं। विनायक को जन्म भी अकेले दिया और उसे पाला भी खुद है। और जब उन हालातों में मैंने विनायक पर एक खरोच तक नहीं आने दी, तो फिर अब तो मैं उसे संभाल सकती हूँ ना। मिल गया तुम्हें देविका अपना जवाब। अब और बहस नहीं चाहिए मुझे। नहीं बहस, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, बाद में आके बात करते हैं। एमडी ने हल्का सहारा क्या दिया, कैंची की तरह जुबान चलने लग गई है इसकी। आज एमडी इसकी वजह से नाराज हुए हैं मुझसे। धीरे धीरे हर चीज खो रही हूं मैं। ऊपर से वो मेनका दी, वो भी इस आराधना की वजह से मेरे पीछे पड़ी है। क्या हुआ देविका? तुम तो ऐसे डर गए जैसे तुमने किसी भूत को देख लिया हो। वो क्या गया? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं। ओह, माधव ने बच्चे को आराधना के पास वापस दे दिया है। गुड, ये तो होना ही था। कहानियों और खेलों की उम्र बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती, क्योंकि हर खेल और हर कहानी के अंत में सब अच्छा ही हो जाता है। ये कह के क्या गई? मैंने वो हक दिया है उसे, और मेरे कहने पे ही आराधना ने विनायक को गोद में लिया। मेरा प्लान ऑलमोस्ट कामयाब हो गया था। एमडी भी मेरे तरफ आने लगे थे। इस मुसीबत को भी आराधना से छीनकर मुझे सौंप दिया था, और प्रशांत की बेवकूफी से सब बिगड़ गया। अब वापस आराधना के चेहरे पर खुशी आने लगी है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी।
आराधना, तुम चीखी क्यों? ये क्या कर रही हैं आप? अपने भांजे के साथ खेल रही हूँ। इसकी मासी माँ जो हूं। पर अपने भांजे के साथ खेलने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है ना आराधना। और मैं नहीं चाहती कि ये बेचारा गोद के लिए तरसे। अब नहीं तरसेगा वो। साहब जी ने खुद उसे मेरी गोद में दिया है ना। उसकी माँ उसके साथ है, अब उसे और किसी की गोद की जरूरत नहीं है। हाँ तो कब तक? कब तक मतलब? मतलब कि ये कि एमडी ने तुम्हें विनायक को गोद में सौंपा है क्योंकि अभी अभी तुम्हारे साथ वो हादसा हुआ है। एमडी ना बहुत अच्छे से तुम्हारे असली चेहरे को जानते हैं। वो समझते हैं कि तुम्हारी फीलिंग्स इस परिवार और विनायक के लिए एक्चुअली में क्या है। वो तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले आराधना। देविका जी, आप ये क्या कहना चाह रही हैं? आप खुल के कहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो विनायक के साथ पहले हो चुका है ना, वो दोबारा नहीं होना चाहिए आराधना। और एमडी को फिर से तुम्हारे वजह से दुख नहीं पहुंचना चाहिए, बस। ना मैं उस मुखौटे वाले आदमी से मिल पाई और ना ही उस डॉक्टर का कुछ पता चल रहा है। इतना ढूंढने के बाद भी कोई नामो निशान नहीं मिल रहा उस डॉक्टर का। तुम्हारा नाम मैंने पापा के नाम पर रखा था, विनायक, जो हर परेशानी, हर मुसीबत को दूर कर देते हैं। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए ना पापा, जिससे कि मैं देविका जी का सच जान पाऊं। चल, अरे चल। माई सेल्फ डॉक्टर देवेंद्र शिंदे। ये हमें करजत के पास पानी में मिली थी। ये तब तक कोमा में थी और जब इनको होश आया तो उनकी याददाश्त जा चुकी थी। बता मैडम को सब, बता मैडम को। मुझे माफ कर दीजिए। अब देविका का सच बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। इस सबूत पर तो माधव को भी यकीन करना ही होगा। देविका, तुम्हारा खेल खत्म। मैडम को मुझे माफ कर दीजिए। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे, मुझे जाने दीजिए। मैडम को देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कोई डॉक्टर का असिस्टेंट नहीं हूँ। मैं एक छोटा मोटा एक्टर हूँ। मैंने आपके परिवार के साथ झूठ बोला था। मुझे जाने दीजिए प्लीज। देखिए, मुझे एक दिन की एक्टिंग करने के पैसे मिले थे। मुझे नहीं पता किसने और क्यों करवाया। देविका ने तुम्हें डराया और तुम जाकर छुप गए। देविका आज की खिलाड़ी है, पर हम बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। मैंने कहा एक बार किसी के पीछे पड़ जाए ना, तो वो उससे पाताल से भी ढूंढ कर निकालती है। हमने तुम्हें ढूंढ लिया। वैसे उस डॉक्टर को भी ढूंढने की हमने बहुत कोशिश की, पर वो हमें नहीं मिला। तुम्हें क्या लगता है कि वो कहीं छुपा हुआ है? नहीं, वो कहीं नहीं छुपा हुआ है। क्योंकि अगर वो कहीं छुपा होता ना, तो ये मेनका उसे ढूंढ निकालती। उस दिन शूटिंग के बाद वो गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया, क्योंकि किसी ने भी उसे नहीं देखा। हम नहीं जानते कि उसके साथ क्या हुआ होगा। हम वैसे नहीं हैं जो हमारा साथ देता है। हम उनके साथ बहुत अच्छे होते हैं। एक मौका हम तुम्हें दे रहे हैं, बताओ सच क्या है। उसके बाद हमारी गारंटी है कि आज के बाद तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। मैं सब सच बताने के लिए तैयार हूँ। मुझे छोड़ दीजिए, मैं सब सच बता दूंगा।
अब देविका का सच बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। इस सबूत पर तो माधव को यकीन करना ही होगा। नहीं माधव, हम तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेंगे। आज रात 8 बजे तुम घर वापस आ जाना। कुछ जरूरी बात है क्या दीदी? बोलिए ना, क्या हुआ है? कुछ हफ्तों से घर का माहौल ठीक नहीं रहा। अजीब अजीब चीजें हो रही थी यहाँ, कुछ ऐसी चीजें जिसका होना इम्पॉसिबल था। हमने सबकी बातें सुनी, पर तभी हमारा मन खटक रहा था, इसलिए हमने खुद सच का पता लगाया। और आज हमारे पास हर सवाल का जवाब है, तभी तो हम तुमसे कह रहे हैं कि ठीक 8 बजे तुम घर वापस आ जाना। कोई जरूरी बात है तो बताइए ना, कि बात है क्या, हुआ क्या है? माधव, अब हर बात हम फोन पर नहीं बता सकते। आज सच सबके सामने आएगा, सबके सामने बातें होंगी, खुलकर होंगी। वो मैडम जी, आपने साहब को इस तरह 8 बजे घर बुलाया, कोई जरूरी काम है क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि कोई आने वाला है, कुछ बनाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कुछ प्लान किया है। इनफैक्ट ये तुम्हारे लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। आज कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारे और माधव के बीच जो रिश्ते हैं ना, वो सुलझ जाएंगी। तुम्हारी सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक काम करो, घर वालों से जाकर ये कहो कि ठीक 8 बजे सब हॉल में आ जाए। आज जो कुछ भी होगा सामने होगा, खुलकर होगा। What the hell, प्रशांत, कहाँ थे तुम? कल मिलने क्यों नहीं आए तुम मुझसे? आवाज नीचे, ऊंची आवाज मुझे भी करनी आती है। और क्या ये माधव के पीछे घूमते घूमते अपना दिमाग कहीं फेंक आई हो? कल रात मिले नहीं थे हम लोग? कल रात को मिले थे? कहाँ मिले थे? तुम्हारे सपने में मिले थे क्या? अरे शराब के साथ साथ सूखे नशे भी करने लग गए हो क्या तुम, जो दिन रात में कंफ्यूज हो रहे हो? हमें मिलके टाइम हो चुका है। ओ देविका जी, प्रशांत द्विवेदी कितने भी नशे में हो, हमेशा होश में रहता है। और क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कल रात 9 बजे शहर के बाहर वाली मेरी पुरानी कोठी में मिले नहीं थे हम लोग? नहीं, कल रात 9 बजे मैं अपने रूम में फेस मास्क लगा के ना जैज सुन रही थी। तो क्या मेरे भूत से मिले थे तुम अपनी पुरानी कोठी पे? अरे सच्ची दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। कल रात बात की हमने, चेहरा देखा है मैंने तुम्हारा। मेरा चेहरा? उस चेहरे ने तुमसे कोई बात की थी? मैं कोई ज्यादा बात नहीं की होगी, वरना तुम मेरी आवाज पहचान लेते। और प्रशांत, अब ये मत कहना कि गधे के जैसे ना जाके तुमने वहां पे हमारा पूरा प्लान उगल दिया। वो जरूर मेनका दीदी होगी। ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेनका को जाके सब कुछ बता दिया। जो हमारा गेम था, इस परिवार के साथ जो हमने खेला था, वो उसने हम पे ही यूज कर दिया और हमारा सारा सच जान लिया उसने। तुम्हें समझ में नहीं आया क्या वो चेहरा देखकर कि वो एक बहरूपिया है? अरे कैसे समझ में आता? इतना अच्छा मास्क बनाने वाला तुम ही पकड़ के लाई थी ना अमेरिका से, बिल्कुल असली लगता है। हाँ तो चुप ही रह लेते ना, तोते की तरह जाके पटा पटा करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी बीवी खतरनाक है और उसके हाथों में जाके तुमने एटम बॉम्ब दे दिया। अब वो ऐसा धमाका करेगी ना कि हमारे चिथड़े भी नहीं मिलेंगे, समझे तुम? अच्छा अच्छा, शांत हो जाओ। ज्यादा चिल्लाने से गला ही खराब होगा तुम्हारा। मैं जानता हूँ वो चुप नहीं रहेगी, लेकिन बीवी है मेरी, उसे कैसे संभालना है जानता हूँ मैं अच्छी तरह। कुछ नहीं कहेगी वो, मैं बात करूंगा उससे। देखो प्रशांत, तुम्हें जो करना है वो करो। अगर मैं डूबी ना तो तुम्हें साथ लेकर डूबूंगी, समझे तुम? मेनका, एक तो काम के वक्त इन्हें जानबूझ के नहीं उठा दी क्या?
हेलो इंस्पेक्टर दयाल। दामिनी की मौत की इन्वेस्टिगेशन आपने की थी ना, उसमें काफी कुछ चीजें हैं जो बनती नहीं थी। उस गुत्थी में से काफी चीजें अभी भी गायब है, इसलिए आराधना को छोड़ दिया गया था। आराधना यही इल्जाम लगा रही थी कि वो औरत जो है वो दामिनी नहीं थी, कोई बहरूपिया थी जो हमें धोखा दे रही है। उस सच का हमने भी पता लगाया है, इसलिए हम आपसे मिलना चाहते हैं आज रात 8 बजे। ओके। थैंक यू इंस्पेक्टर। देविका, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेनका से ज्यादा चालाक हो? हमारे सामने हमारे परिवार के खिलाफ तुम साजिश रचोगी और हमें उसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। आज रात 8 बजे तुम्हारा सच सबके सामने खुलेगा। तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में आने की? जवाब दो। मुझे माफ कर दीजिए मेनका मैडम कि मैंने इस तरह छुपकर आपकी सारी बात सुनी, लेकिन मैंने ना देविका जी को बेनकाब करने की बहुत कोशिश की थी और 2 बार तो मैं सबूत के करीब भी पहुंची, लेकिन फिर सच जानने से चुप गई। जब उस डॉक्टर के बारे में पता चला था ना, तो मैंने देविका जी को वहां भेजा था उस डॉक्टर के बारे में पता लगाने, लेकिन उस दिन से उसका कुछ पता नहीं चला है। और जब मैंने आपकी और साहब जी की बात सुनी ना, तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि आप सच जरूर जानती हैं, लेकिन मुझे पता था कि आप मुझे सच के बारे में नहीं बताएंगी, इसीलिए इस तरह छुपकर मुझे आपकी सारी बात सुननी पड़ी। उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए मेनका मैडम, लेकिन अगर मेरा शक और आपका सच एक ही है, तो हमें उस इंसान को इस घर से और साहब जी की जिंदगी से दूर करना होगा। तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था और सिर्फ तुम्हारी वजह से हम सच तक पहुंच पाए। मतलब ये कि उस मास्क वाले का नंबर ढूंढकर तुमने उसे यहाँ बुलाया था, पर तुम उसे नहीं मिल पाए। हम उससे मिले और सच पता चला। तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, वो बहरूपिया दामिनी नहीं थी, देविका थी। और उसका सबूत है हमारे पास। आपको वो डॉक्टर मिल गया है? वो डॉक्टर नहीं मिला, दूसरा आदमी मिल गया हमें। और आज ये सच माधव के सामने आएगा। तुम रो क्यों रही हो? ऐसे चक्रव्यूह में देविका जी ने फंसाया था ना, जिसे ना मैं, ना साहब जी, ना इस परिवार के लोग कोई पहचान नहीं पा रहा था। जो जुर्म मैंने कभी किया ही नहीं था, उसका झूठा इल्जाम। साहब जी की नफरत, उनके ताने, क्या कुछ नहीं सहा मैंने। यहाँ तक कि मैं अपने विनायक को छूने के लिए तक तरस गई। कभी कभी तो मैं इतनी टूट जाती थी ना कि मुझे सच भी झूठा लगने लगता था। लेकिन आज जब आखिरकार मैं किसी और के मुंह से वो सच सुन रही हूँ, तो मुझे कैसा लग रहा है ना, वो आप नहीं समझ पाएंगी मैडम।
इतनी मन्नतें, इतनी दुआएं मैंने मांगी इसलिए कि ताकि सच बाहर आए और साहब जी की तकलीफ कम हो। आज वो सब पूरी हुई है। छह बज गए, अब बस 2 घंटे यानी कि 8 बजे ना एमडी के सामने मेरा पूरा सच आ जाएगा। क्या करूं मैं? अरे देविका, तुम घर पे नजर रख रही हो ना मेनका पे? वो घर पे ही है ना? अरे वो मेरा फोन नहीं उठा रही है, कब से फोन कर रहा हूं उसे। एक बार मेरी उससे बात हो जाए तो मैं सब ठीक कर दूंगा। कुछ ठीक नहीं होगा प्रशांत। तुम्हारी बीवी को ना सिर्फ मेरा सच पता है, बल्कि वो सारे सबूत लेके ना मेरा सच बाहर निकालने के लिए इंतजार कर रही है। हम दूसरे आदमी के बारे में तो भूल ही गए। अरे लेकिन वो तो छुपा हुआ था ना। तो तुम्हारी बीवी भी तुमसे कोई अलग है क्या? एक शेर तो दूसरा सवा शेर। उसने आदमी को अपने कब्जे में कर लिया है। क्या? अब वो 8 बजे आने वाला है घर पे और वो सबके सामने ना मेरा पूरा सच बता देगा और एमडी के सामने भी। मैं खुद आ रहा हूँ वहाँ, मैं आके उसे रोकता हूँ। नहीं, मैंने बहुत वेट कर लिया तुम्हारे कुछ करने का, अब मैं ही कुछ करूंगी। तुम्हारी पत्नी को तो तुमसे कोई लेना देना है नहीं, तुम्हारा फोन तक नहीं उठा रही है वो। अब जो करना है ना वो मैं ही करूंगी। अपना सच तो मैं बाहर नहीं आने दूंगी। देखो देविका, तुम अपने गुस्से में कुछ गलत नहीं करोगी। मैंने उस डॉक्टर की लाश भी ठिकाने लगाई थी ना तुम्हारे लिए, तो मैं ये भी संभाल लूंगा। लेकिन तुम मेनका के साथ कुछ गलत नहीं करोगी। वो बीवी है मेरी, मेरे बच्चों की मां है वो। तुम उसके साथ कुछ नहीं करोगी। देवी, हेलो हेलो। हे भगवान, ये पागल लड़की अपने गुस्से में मेनका को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। ये दीदी कहाँ रह गई यार? आई नहीं अभी तक। और आराधना ने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? माय गॉड किशन, हमें ना इस घर के ड्रामे पे ना ऑडियंस की टिकट रख देनी चाहिए, अच्छी इनकम होगी। नहीं डिम्पल, अगर दीदी ने बुलाया है ना तो जरूर कुछ सीरियस मैटर होगा। अरे मैं कब कह रही हूँ कि मैटर सीरियस नहीं है। वैसे भी इस घर का ड्रामा किसी हिट फिल्म से कम थोड़ी ना है। वैसे आज हम कौन सी फिल्म देखने वाले हैं, रोमांटिक या एक्शन? इसने मेरे पापा पे इल्जाम लगाया है, आज तो नहीं छोड़ूंगा इसे। साहब जी आप निकल गए ना ऑफिस से? आराधना, सब ठीक है ना? दीदी आ गई, एनी आइडिया कि वो क्या बात करने वाली है? नहीं नहीं, आप ना बस इतना समझिए कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे मुंह से ये सुनकर तो मुझे और टेंशन होने लगी है। मतलब जब भी तुम ऐसा कुछ कहती हो तो मुझे इस बात का डर लगने लगता है कि आगे तुम क्या ही कर दो। नहीं नहीं, लेकिन आज तो मैंने बुलाया नहीं है ना, आज दीदी ने बुलाया है। उन पर तो भरोसा है ना आपको? हाँ, तुमसे ज्यादा। क्या? कुछ नहीं, मैं 5 मिनट में आ। तो ठीक है, उसे जल्दी ले आओ। हम रास्ते में हैं, 10 मिनट में पहुंच रहे हैं।
इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब आप? जी, मेनका जी ने मुझे 8 बजे बुलाया था। दीदी ने? आइए बैठिए प्लीज, चाय लेकर आइए। भैया ठीक है, मैं फोन करता हूँ। किशन क्या हुआ? सब लोग को बुलाया हुआ है? मतलब दीदी ने तुम्हें भी बुलाया है इधर? भैया आराधना ने बोला कि दीदी ने सबको यहाँ 8 बजे आने के लिए कहा है। पुलिस यहाँ क्या कर रही है किशन? पता नहीं भैया। किशन क्या हो रहा है? हेलो इंस्पेक्टर, सब ठीक है? बढ़िया। आप अचानक यहाँ पर? हाँ, मेनका जी ने मुझे भी बुलाया था। लेकिन दीदी है कहाँ? भैया हम सब भी उन्हीं का वेट कर रहे हैं। दीदी अभी तक आई कि नहीं? आखिर ऐसी क्या बात करनी थी उन्हें मुझसे? मैं उन्हें कॉल करता हूँ। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। ये फोन नहीं लग रहा है। सबको ऐसे बुला के कहाँ चली गई? गॉड नोस बड़े भैया, क्या पता अपने कमरे में आराम कर रही हो। जाकर चेक करते हैं, इधर देखो। जी भैया। देविका जी को देखकर बड़ा अजीब सा लग रहा है। कहीं इन्हें मैडम जी के प्लान के बारे में कुछ पता तो नहीं चल रहा था? दीदी, 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 ये चाकू यहाँ कैसे आया? किशन, पूरे घर में देख लिया भैया, दीदी कहीं नहीं है। क्या? जी बड़े भैया, मैडम घर पे नहीं है। मेनका मैडम घर पर नहीं है। इन्होंने उनके साथ में कुछ किया है। मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि जरूर इन्होंने उनके साथ में कुछ किया है।